तो आज का जो टॉपिक है ठोस अधिशोषकों पर गैसों का अधिशोषण। ठोस अधिशोषक कि हमारे पास जो अधिशोषक पदार्थ है वो कौन है? ठोस है। जैसे ये पदार्थ हो गया, कौन है? अधिशोषक पदार्थ है। और अधिशोषक पदार्थ कैसा है? हमारा ठोस है। तो अधिशोषक तो हो गया ठोस, और इसके ऊपर अधिशोषण किसका करवाना है अपने को यहाँ पर? तो जो अधिशोष्य पदार्थ है वो अधिशोष्य पदार्थ कौन होगा? हमारा गैस होगा। ठीक है, तो अधिशोषक है ठोस और अधिशोष्य पदार्थ कौन सा है? गैस। तो ठोस अधिशोषकों पर गैसों का अधिशोषण जब अपने करवाएंगे तो इस अधिशोषण की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं, उन सभी कारकों की बात अपने करेंगे। अधिशोषण दो प्रकार का होता है अपने को पता है, एक तो भौतिक अधिशोषण होता है और दूसरा कौन सा होता है? रासायनिक अधिशोषण होता है। ठीक है, तो कौन कौन से कारक यहाँ पर इसको प्रभावित करने वाले हैं उन कारकों का जिक्र अपने यहाँ पर करेंगे। सबसे पहला कारक जो है गैस या अधिशोष्य की प्रकृति, पहला कारक अपने यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो कारक है गैस। और गैस को ही अपने नाम क्या दिया? गैस ही हमारा क्या है? अधिशोष्य पदार्थ है। तो गैस या अधिशोष्य पदार्थ की प्रकृति। अब अपने यहां पर बताया, एक तो अधिशोषण बताया भौतिक और दूसरा कौन सा बताया? रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण में तो हमने लिखा था कि भौतिक अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता, जबकि रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? विशिष्ट प्रकृति का होता है। तो भौतिक अधिशोषण में तो प्रकृति वगैरह का कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो विशिष्ट प्रकृति का है ही नहीं। चारकोल के ऊपर विभिन्न गैसों का अधिशोषण अगर करवाया जाता है तो वो आसानी से अधिशोषण हो जाएगा। वहां पर ये नहीं होगा कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन किस प्रकार का हो रहा है, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। लेकिन ये अधिशोषण अगर किस प्रकार का हो? रासायनिक प्रकार का अधिशोषण हो, तो यहाँ पर अधिशोष्य या गैस की प्रकृति उसको प्रभावित करेगी। ठीक है, तो प्रभाव क्या पड़ेगा अपने यहाँ पर? सिंपल सी बात है कि कौन सी गैस ज्यादा अधिशोषित होगी रासायनिक अधिशोषण की प्रक्रिया के अंदर। तो यहाँ पर वो कहता है इसके अंदर कि जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती है, किनका अधिशोषण ज्यादा होगा? जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती है उनका अधिशोषण क्या होता है? ज्यादा होता है। किनकी तुलना में? जो आसानी से द्रवित नहीं होती है। समझ में आ गई बात अपने को? तो जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती है उन गैसों का अधिशोषण क्या होता है? जल्दी होता है। जैसे इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं हम, इसके एग्जांपल हो सकते हैं SO2 गैस हो सकती है, HCl गैस हो सकती है, NH3 गैस हो सकती है, CO2 गैस हो सकती है। तो इन गैसों का अधिशोषण क्या हो जाता है? आसानी से हो जाता है। और इन गैसों का अधिशोषण आसानी से होने की वजह से आसानी से हो जाता है इन गैसों का, क्योंकि ये गैसें आसानी से द्रवित होती हैं। अतः इन गैसों का अधिशोषण क्या होता है? ज्यादा होता है। किन की तुलना में? अगर मैं तुलना करता हूं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, और तुलना की जाए यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ, तो इन गैसों की तुलना में इन गैसों का अधिशोषण क्या होता है? ज्यादा होता है। क्यों होता है ज्यादा? आपसे पूछ लिया जाए। ऑक्सीजन गैस की तुलना में सल्फर डाइऑक्साइड गैस का अधिशोषण ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? तो अपने क्या कहेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड गैस आसानी से द्रवित हो जाती है, तो आसानी से द्रवित होने के कारण से इन गैसों का अधिशोषण हमें क्या देखने को मिलता है? ज्यादा देखने को मिलता है। अब जो द्रवीकरण की जो प्रक्रिया है, वो द्रवीकरण की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? क्रांतिक ताप पर निर्भर करती है। ये कह रहे हैं कि ये गैसें आसानी से द्रवित हो रही है, ये गैसें आसानी से द्रवित नहीं हो रही। तो द्रवीकरण की जो प्रक्रिया है वो किस पर निर्भर करती है? क्रांतिक ताप पर निर्भर करती है। तो क्रांतिक ताप क्या होता है? इसके लिए आपने बताया हुआ है कि वह न्यूनतम ताप, न्यूनतम ताप, क्रांतिक ताप क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिससे अधिक ताप पर, जिससे अधिक ताप पर गैस का द्रवीकरण संभव नहीं है। ठीक है, चाहे दाब कितना भी बढ़ा दिया जाए। ठीक है, समझ में आएगी बात अपने को? क्रांतिक ताप क्या होता है? अपने पहली चीज कही कि जो अधिशोषण है, ठोस अधिशोषकों पर गैसों का अधिशोषण वो किस पर निर्भर करता है?
गैस या अधिशोष्य पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसमें हमने कहा कि भौतिक अधिशोषण तो विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता, जबकि रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, विशिष्ट प्रकृति का होता है। तो कैसे होगी इसकी विशिष्ट प्रकृति? आपने कहा जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती है उनका अधिशोषण क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मैंने कहा SO2, HCl, NH3 और CO2 गैसों का अधिशोषण ज्यादा होता है किनकी तुलना में? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की तुलना में। अब इनका जो द्रवीकरण है, गैसों का जो द्रवीकरण है, किस चीज पर निर्भर करता है? क्रांतिक ताप पर निर्भर करता है। अब क्रांतिक ताप क्या होता है? तो वह न्यूनतम ताप जिससे अधिक ताप पर गैस का द्रवीकरण संभव नहीं है, चाहे दाब को कितना भी बढ़ा दिया जाए। किसी भी गैस को द्रवित करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है दाब को बढ़ाकर, और दूसरा होता है ताप को कम करके। ठीक है, अब अपने बात करें कि दाब को बढ़ाकर भी गैस का द्रवीकरण किया जा सकता है, और दूसरा तरीका आपने बताया कि ताप को कम करके भी गैस का द्रवीकरण किया जा सकता है, गैस को द्रव अवस्था में बदला जा सकता है। ठीक है, लेकिन अपने कई अकेले दाब को बढ़ाकर अपने गैस का द्रवीकरण नहीं किया जा सकता। इसी तरह से अकेले ताप को कम करके भी गैस का द्रवीकरण नहीं किया जा सकता। तो हर चीज का एक फिक्स मान होता है। तो अपने कहें कि दाब बढ़ा रहे हैं, तो दाब कितना भी बढ़ा दो, लेकिन अगर न्यूनतम ताप से ज्यादा तापमान है तो गैस का द्रवीकरण संभव नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण लिया, CO2 गैस का उदाहरण ले रहा हूं, और CO2 गैस के लिए जो क्रांतिक ताप है वो कितना है? 30.1 डिग्री सेल्सियस है। एक उदाहरण के रूप में आपने कहा कि CO2 गैस है, और CO2 गैस का जो क्रांतिक ताप है वो कितना है? 30.1 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं इस ताप से थोड़ा सा भी ज्यादा कर दूं, मैंने तापमान को कितना कर दिया? 30.2 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो क्रांतिक ताप से ताप कितना कर दिया? ज्यादा कर दिया मैंने, 0.1 डिग्री सेल्सियस भी ज्यादा कर दिया। तो अब इसका मतलब क्या होगा? यहां पर CO2 गैस का दाब कितना भी बढ़ा दिया जाए, CO2 गैस का द्रवीकरण अब यहां पर संभव नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वह ताप क्या होता है? क्रांतिक ताप होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जिन गैसों का क्रांतिक ताप ज्यादा होता है उन गैसों का द्रवीकरण किया किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। तो उच्च क्रांतिक ताप वाली गैसों का द्रवीकरण आसान होता है। तो यहां पर एक बात निकल कर आई अपने सामने कि उच्च क्रांतिक ताप वाली गैसों का द्रवीकरण आसानी से हो सकता है। अगर द्रवीकरण आसानी से हो सकता है, इसका मतलब उनका अधिशोषण भी क्या होगा? ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आपके पास यहां पर दो गैसें हैं, गैस ए और गैस बी। गैस ए का क्रांतिक ताप कितना है? मैंने कहा 300 डिग्री सेल्सियस है, और गैस बी का जो क्रांतिक ताप है वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। एक गैस का क्रांतिक ताप 300 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरी गैस का जो क्रांतिक ताप है वो अपने कितना बता रहे हैं? 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जो वातावरण का तापमान था, वो वातावरण का तापमान कितना हो रखा है? 500 डिग्री सेल्सियस हो रखा है। वातावरण का तापमान कितना हो रखा है? 500 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे तापमान कम होगा, तो कौन सी गैस का द्रवीकरण पहले होगा? ए गैस का या बी गैस का? तो अपने कह रहे 500 से कम आएगा। 500 से कम आता होता कैसा आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो 300 ए गैस का न्यूनतम ताप है, इससे अगर तापमान ज्यादा है तो इसका द्रवीकरण संभव नहीं है। तो जैसे 300 से 299 होगा, ए गैस का द्रवीकरण आसानी से हो जाएगा, जबकि बी गैस का द्रवीकरण नहीं हो पाएगा। तो इसका अर्थ ये हो गया, जिन गैसों का क्रांतिक ताप ज्यादा होता है उन गैसों का द्रवीकरण क्या किया जा सकता है? आसानी से किया जा सकता है। तो दो चीजें निकल कर आई, जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती है उनका द्रवीकरण आसान होता है, और गैसों का जो द्रवीकरण है किस पर निर्भर करता है? क्रांतिक ताप पर निर्भर करता है। क्रांतिक ताप क्या होता है वो अपने बात की, और जिस गैस का यहां से निष्कर्ष निकला, जिन गैस का क्रांतिक ताप ज्यादा होता है उन गैसों का द्रवीकरण भी क्या हो जाता है? आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर इसमें निकल कर सामने आती है, तो आप इसको नोट करेंगे। पहला जो हेडिंग लगाएंगे इसमें, गैस ठोस अधिशोषकों पर गैसों का अधिशोषण। ठोस अधिशोषकों पर गैसों का अधिशोषण आपने हेडिंग लगाई, अब इसमें नोट करना प्रारंभ कीजिए। सबसे पहला यहां लिखें, ठोस अधिशोषक के पृष्ठ पर ठोस अधिशोषक के पृष्ठ पर गैसों का अधिशोषण निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है।
निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है। पहला कारक लिखे यहां पर, गैस या अधिशोष्य पदार्थ की प्रकृति। अब इसमें पहली लाइन में लिखे, भौतिक अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है। दूसरी लाइन में लिखें, जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती है, जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती है, ब्रैकेट में लिख लें, आसानी से द्रवित होने वाली गैसें कौन कौन सी है? SO2, HCl, NH3, CO2, ब्रैकेट बंद। जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती है, उनका अधिशोषण अन्य गैसों की तुलना में, उनका अधिशोषण अन्य गैसों की तुलना में, अब अन्य गैसें कौन कौन सी है ब्रैकेट में कर लेंगे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उनका अधिशोषण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की तुलना में शीघ्रता से होता है, की तुलना में शीघ्रता से होता है। नई लाइन में लिखें, गैसों का द्रवीकरण, गैसों का द्रवीकरण गैसों के क्रांतिक ताप पर निर्भर करता है। गैसों का द्रवीकरण गैसों के क्रांतिक ताप पर निर्भर करता है। हेडिंग लगाएं, क्रांतिक ताप किसी गैस का वह न्यूनतम ताप, किसी गैस का वह न्यूनतम ताप जिससे अधिक ताप पर, जिससे अधिक ताप पर गैस का द्रवीकरण संभव नहीं हो पाता। चाहे दाब कितना भी बढ़ा दिया जाए, चाहे दाब कितना भी बढ़ा दिया जाए, अर्थात उच्च क्रांतिक ताप वाली गैसों का, नई लाइन में लिखना, अर्थात उच्च क्रांतिक ताप वाली गैसों का उच्च क्रांतिक ताप वाली गैसों का द्रवीकरण आसानी से हो जाता है। नीचे क्वेश्चन लिखें आप,
निम्नलिखित गैसें जिनके क्रांतिक ताप आपको दिए गए हैं, निम्नलिखित गैसें जिनके क्रांतिक ताप आपको दिए गए हैं का 1 ग्राम सक्रिय चारकोल पर 1 ग्राम सक्रिय चारकोल पर गैसों के अधिशोषण के घटते क्रम में इन्हें व्यवस्थित करें। गैसों के अधिशोषण के घटते क्रम में इन्हें व्यवस्थित करें। तो आपको यहां पर कुछ गैसें दी गई है और उन गैसों का क्रांतिक ताप भी आपको दिया गया है। तो वो कहता है उनके घटते क्रम। अब यहाँ पर देखो एग्जाम में ये भी चीज ध्यान रखनी है कि घटता क्रम कौन सा होता है और बढ़ता क्रम कौन सा है। अगर आपने सब कुछ सही लिखा है और उसका घटता या बढ़ता क्रम आपने अगर गलत लिख दिया है तो भी आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो पाता है, आपका गलत हो पड़ता है। ठीक है, तो घटता या बढ़ता क्रम भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो आपको गैसें दे दी, जैसे इसने आपको दी गई है SO2 गैस दी गई है, तो ये गैस होगी और ये इनका दे दिया क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप को अपने TC से प्रदर्शित करते हैं। तो SO2 गैस दी गई है और SO2 गैस का जैसे एग्जाम्पल 4 आपको क्रांतिक ताप दे दिया गया 430 केल्विन। याद नहीं करना है, ये क्वेश्चन बना के दिया गया है आपने। NH3 गैस दी गई है और NH3 गैस का जो क्रांतिक ताप है वो कितना दे दिया गया आपको, 406 केल्विन दे दिया गया। इसी तरह से आपको यहाँ पर दी गई है हाइड्रोजन गैस दी गई है और हाइड्रोजन गैस का जो क्रांतिक ताप है वो कितना दे दिया गया आपने को, 33 केल्विन दे दिया गया। ठीक है, और एक गैस आपको और दे दी जाती है यहाँ पर, वो दे दी जाती है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दे दी जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो क्रांतिक ताप है वो 134 केल्विन आपको दे दिया जाता है। तो ये गैसें दी गई है, इन गैसों का आपको क्रांतिक ताप दिया गया है। अब कह रहा है कि इन गैसों को 1 ग्राम सक्रिय चारकोल पर अधिशोषण के घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा गैस कौन से अधिशोषित होगी, अपने का जिसका क्रांतिक ताप ज्यादा होता है उसका अधिशोषण भी क्या देखने को मिलता है, अपने को ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा अधिशोषण किसका होगा, SO2 गैस का होगा। इसके बाद में किसका होगा, क्रांतिक ताप किसका कम है, अमोनिया का। तो अमोनिया का अधिशोषण उससे कम होगा। फिर किसका आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, और फिर किसका आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस का आ जाएगा। तो ये इन गैसों के क्रांतिक ताप के आधार पर इनका अधिशोषण का क्रम अपने पास आ गया और इनको घटते क्रम में अपने को व्यवस्थित कर दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन अपने को। तो इसका मतलब अगर अपने एग्जाम में पहला तो क्रांति ऐसे पूछा जा सकता है कि गैसों के अधिशोषण पर क्रांतिक ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अधिशोष्य पदार्थ की प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है, एक प्रश्न तो ये बन गए। या अपने को यहाँ पर कुछ इस तरह से बनाकर दे देता है क्वेश्चन कि क्रांतिक ताप दिए गए हैं और उनका अधिशोषण के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको ध्यान रखना है क्रांतिक ताप जितना ज्यादा होगा उसका अधिशोषण क्या होगा, उतना ही आसानी से हो जाता है। ठीक है जी, तो आगे अपने नेक्स्ट जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा कारक है हमारा वो है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपने बताया कि अधिशोषक पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि अधिशोषण कैसी परिघटना है, एक पृष्ठीय परिघटना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा अधिशोषक पदार्थ का, उसका अधिशोषण भी क्या देखने को मिलेगा, अपने को उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा।
समझ में आई बात अपने को? यहाँ पर हेडिंग लगाई है अपने, अधिशोषण का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अपने कहा अधिशोषण कैसी परिघटना है, एक पृष्ठीय परिघटना है। इसका अर्थ ये हुआ कि अधिशोषण जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा, अधिशोषण उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर एक कोई अपने को बड़ा पदार्थ दे दिया जाता है, जैसे ये चारकोल का एक बड़ा टुकड़ा दे दिया जाए, ठीक है, ये तो बड़ा टुकड़ा हो गया चारकोल का, और इसी चारकोल के बड़े टुकड़े को अपने छोटे टुकड़ों में अगर विभक्त कर दे, तो इसका मतलब इसका बारीक चूर्ण बना लिया जाए, तो बारीक चूर्ण का पृष्ठीय क्षेत्रफल इस बड़े टुकड़े की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसका अपने ये पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हिस्सा इसका क्या कर दिया, आपने बढ़ा दिया। ठीक है, तो बारीक चूर्ण का पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े टुकड़े की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है, अतः बारीक चूर्ण में अधिशोषण की प्रक्रिया भी बड़े टुकड़े की तुलना में क्या देखने को मिलती है, अपने को ज्यादा देखने को मिलती है। तो आप लिखें, कठोर तथा रंध्रहीन पदार्थ की अपेक्षा, कठोर तथा रंध्रहीन, कठोर तथा रंध्रहीन पदार्थ की अपेक्षा सरंध्र तथा चूर्णित अवस्था में, सरंध्र तथा चूर्णित अवस्था में अधिशोषक पदार्थ होने पर अधिशोषण उच्च होता है। ठीक है, कठोर तथा रंध्रहीन पदार्थ की अपेक्षा सरंध्र तथा चूर्णित ठोस अधिशोषक होने पर अधिशोषण अधिक होता है। ठीक है, इसका मतलब अपने पास हो गया कि जितना बारीक चूर्ण होगा, अधिशोषण क्या देखने को मिलेगा, अपने को उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नई लाइन में लिखे इसके अंदर अपने, 1 ग्राम ठोस पदार्थ द्वारा, 1 ग्राम ठोस पदार्थ द्वारा प्रदत्त सतही क्षेत्रफल, आपने लिखा इसमें कठोर तथा रंध्रहीन पदार्थों की अपेक्षा सरंध्र तथा चूर्णित अवस्था में अधिशोषण अधिक होता है। लिख दिया आपने इसको। अब अपने नई लाइन में लिखेंगे, 1 ग्राम ठोस द्वारा प्रदत्त सतही क्षेत्रफल को, 1 ग्राम ठोस पदार्थ द्वारा 1 ग्राम, 1 ग्राम ठोस द्वारा, ठोस द्वारा प्रदत्त सतही क्षेत्रफल को, प्रदत्त सतही क्षेत्रफल को अधिशोषक का विशिष्ट क्षेत्रफल कहते हैं। अधिशोषक का विशिष्ट क्षेत्रफल कहते हैं। तो अपने से पूछ लिया जाए, अधिशोषक का विशिष्ट क्षेत्रफल क्या होता है, तो अपने क्या लिखेंगे, 1 ग्राम ठोस द्वारा, मतलब अपने पास कोई ठोस पदार्थ है, उसकी मात्रा कितनी है, 1 ग्राम, द्वारा प्रदत्त सतही क्षेत्रफल को ठोस का विशिष्ट सतही क्षेत्रफल कहते हैं। अब जैसे ये 1 ग्राम ठोस पदार्थ है, तो इसका सतही क्षेत्रफल क्या हो गया, ये इसका सतही क्षेत्रफल हो गया। तो इसके द्वारा प्रदत्त, इसके द्वारा जो दिया गया सतही क्षेत्रफल है, उसको इसका क्या बोल दिया जाएगा, विशिष्ट क्षेत्रफल बोल दिया जाएगा। अब इसी 1 ग्राम ठोस को आपने क्या कर दिया, बारीक चूर्ण में, मतलब छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया मैंने। तो इसको छोटे टुकड़ों में जब मैंने इसको तोड़ दिया, तो इसका जो सतही क्षेत्रफल देखो, पहले की तुलना में इतना जो सतही क्षेत्रफल है वो क्या हो गया, इसका बढ़ गया। तो आपने ये लिखा है कि बारीक चूर्ण का जो सतही क्षेत्रफल है वो बड़े टुकड़े की तुलना में क्या देखने को मिलता है, अपने को ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज अपने यहां पर लिखी है। ठीक है, अब जैसे आपको विभिन्न धातुएं दी गई है और उनकी अधिशोषण क्षमता का क्रम अपने से पूछा जाए, जैसे इसमें एग्जांपल दे दिया जाए अपने को, विभिन्न धातुओं
क्योंकि विभिन्न धातु क्या अधिशोषक पदार्थ है, ठोस अवस्था में है, तो विभिन्न धातुओं का अधिशोषण क्षमता का क्रम। और सामान्यतः जो धातु अपने काम में ली जाती है अधिशोषण के अंदर, वो पीडी, पीटी, ये धातुएं काम में ली जाती है। सबसे ज्यादा अधिशोषण क्षमता पीडी की होती है, फिर पीटी की होती है, फिर अपने पास किसकी देखने को मिलती है, ओरम की देखने को मिलती है, सोने की, और उसके बाद किसकी देखने को मिलती है, निकल की देखने को मिलती है। क्योंकि सीधी सी बात है, जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा उनका अधिशोषण क्षमता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो प्लेटिनम की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ज्यादा होता है प्लेटिनम की तुलना में, इसके लिए इसकी अधिशोषण क्षमता भी क्या देखने को मिलती है, अपने को ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये अधिशोषण क्षमता का क्रम आ गया। अगला यहां पर टॉपिक लगाते हैं अपने, हेडिंग लगाएं, दाब का प्रभाव। तीसरा जो प्रभाव लगेगा इसके ऊपर वो लगेगा दाब का प्रभाव। मतलब अधिशोषण की क्षमता की अपने बात कर रहे हैं, तो जब गैसों को ठोस पर अधिशोषित किया जाएगा तो उसके ऊपर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें लिखें, गैस के प्रति इकाई द्रव्यमान, गैस के प्रति इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषक, इकाई द्रव्यमान अधिशोषक पर, इकाई द्रव्यमान अधिशोषक पर अधिशोषण की मात्रा गैस के प्रति इकाई द्रव्यमान अधिशोषक पर अधिशोषण की मात्रा गैस के दाब पर निर्भर करती है, गैस के दाब पर निर्भर करती है। ठीक, अब दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, अपने यहां पर बताया था कि जो भौतिक अधिशोषण पर तो दाब का प्रभाव पड़ता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण पर दाब का प्रभाव अपने को देखने को नहीं मिलता। ये अपने को पहले से पता है कि भौतिक अधिशोषण पर तो दाब का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में अपने को दाब का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप यहां पर लिख देंगे, भौतिक अधिशोषण दाब से प्रभावित होता है, भौतिक अधिशोषण दाब से प्रभावित होता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन रासायनिक अधिशोषण पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट लाइन में लिखिए आप, यदि, नेक्स्ट लाइन में, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप, ठीक है, अब स्थिर ताप भी कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो ये ध्यान रखनी है अपने को इसमें बात। स्थिर ताप मतलब आपको ध्यान रखना है निम्न ताप, स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने से, स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने से, स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने से गैसों के, गैसों के अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। मतलब अगर अपने ताप को स्थिर रख रखा है और दाब को बढ़ाते जा रहे हैं तो अधिशोषण की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, अधिशोषण की मात्रा आपको बढ़ी हुई मिलेगी। ठीक है, ठीक है,
ये बात उच्च ताप पर नहीं होती है, क्योंकि अगर तापमान को ज्यादा कर दिया जाता है तो आपने लिखा है भौतिक अधिशोषण में ताप का प्रभाव भी लिखा है, दोनों तरह के प्रभाव लिखे हुए हैं, दाब का प्रभाव भी आपको बताया था और ताप का प्रभाव भी बताया था। तो ताप अगर टेम्परेचर को अगर बढ़ा दिया जाए तो ताप अधिक होने पर भौतिक अधिशोषण की मात्रा घटती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ताप को अगर बढ़ाया जाता है तो भौतिक अधिशोषण की मात्रा घटती है। इसलिए मैंने लिखा है कि तापमान को कैसे स्टार्ट करना है, निम्न तापमान से स्टार्ट करना है। निम्न तापमान से जैसे जैसे आप तापमान को बढ़ाओगे तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन उच्च तापमान पर ऐसा संभव नहीं है। तो नई लाइन में लिख दो, लेकिन उच्च तापमान पर यह संभव नहीं है, लेकिन उच्च तापमान पर यह संभव नहीं है। ठीक है, लिख दिया आपने। अब नई लाइन में लिखे आप यहां पर अधिशोषण समतापी। अगली हेडिंग कौन सी है अपने पास इसमें, अधिशोषण समतापी, इसी के अंदर ही है। अब अधिशोषण समतापी का अर्थ क्या, देखो समताप, तापमान कैसा होगा, समान होगा, तो अधिशोषण समतापी क्या होगा, अधिशोषण समतापी क्या होगा, समतापी का अर्थ क्या होगा अपने पास, तापमान को क्या रखना है, समान रखना है। तो मतलब अधिशोषण होगा, गैसों का अधिशोषण ठोस की सतह पर होगा और उस पूरी प्रक्रिया में तापमान को क्या रखना है, अपने को समान रखना है। तो तापमान को समान रखते हुए अपने अधिशोषण की प्रक्रिया को देखना है। ठीक है, ये इसी पॉइंट के अंदर है, दाब के प्रभाव को ये अपने इसी के अंदर लिख रहे हैं अपने पास यहाँ पर। तो पूरे अधिशोषण मतलब दाब का प्रभाव देखना है और दाब के प्रभाव के अंदर तापमान को क्या रखना है, स्थिर रखना है। ये लिखा है ना हमने, स्थिर ताप पर, तो इसी चीज को अपने बोला गया अधिशोषण समतापी। अधिशोषण समतापी क्या होता है, इसमें लिखे आप, स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा, और इस अधिशोषण की मात्रा को अपने लिखते हैं x बटे में m। अधिशोषण की मात्रा को किससे लिखा जाता है, x बटे में m। अधिशोषण की मात्रा गैस के दाब व गैस के दाब में संबंध तथा गैस के दाब में संबंध को अधिशोषण समतापी कहा जाता है। ठीक है, अधिशोषण समतापी क्या है, अर्थात अधिशोषण पर दाब के प्रभाव को तो बता रहे ना, आपने लिखा ना, स्थिर दाब पर अधिशोषण की मात्रा तथा गैस के दाब में संबंध, मतलब अधिशोषण की मात्रा और गैस के दाब में जो संबंध व्याप्त होगा उसी संबंध को अपने क्या बोला जाता है, अधिशोषण समतापी कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर हमने लिखा x अपॉन m। x क्या चीज है, अधिशोष्य का भार। यहां पर x क्या चीज है, x तो हमारे पास है अधिशोष्य का भार। अधिशोष्य कौन है, गैस है हमारे पास, अधिशोष्य का भार। और m क्या चीज है हमारे पास, अधिशोषक, अधिशोषक की मात्रा। x तो हो गया अधिशोष्य का भार और m हो गया अधिशोषक का द्रव्यमान। ठीक है, या अधिशोषक की मात्रा। ठीक है, अधिशोषक की मात्रा या अधिशोषक का द्रव्यमान एक ही चीज है यहां पर। तो ये हमारे x अपॉन m आ गया। तो अपने संबंध बताया है, स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, x अपॉन m। x क्या चीज है यहाँ पर, अधिशोष्य का भार है, m क्या चीज है यहाँ पर, अधिशोषक की मात्रा, तथा गैस के दाब में संबंध को अधिशोषण समतापी कहा जाता है। तो इस चीज को क्या बोला जाता है अपने, अधिशोषण समतापी। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए अधिशोषण समतापी क्या चीज है, तो अपने पास हो गया, जब तापमान को क्या रखेंगे, स्थिर रखेंगे, और स्थिर में भी कैसा रखना है, निम्न रखना है अपने को। ठीक है, ये भी रखना है, स्थिर भी रखना है, और तापमान होना भी क्या चाहिए, कम होना चाहिए। अगर तापमान ज्यादा हो गया तो ये चीज प्रभावी नहीं होगी। अपने पहले ही कह चुके कि तापमान बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण की मात्रा में कमी आती है, हाँ रासायनिक अधिशोषण जरूर बढ़ता है। ठीक है, तो स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा तथा गैस के दाब में संबंध को क्या कहा जाता है, अधिशोषण समतापी कहा जाता है। और ये जो अधिशोषण समतापी जो है, इसको अपने यहां पर समझेंगे तो इसको अधिशोषण जो समतापी जो इसको नाम दिया गया है वो अपने बोला जाता है
फ्रेंडलिक, अधिशोषण, समतापी। ठीक है, तो इसी के अंदर अपने आगे थोड़ा सा चलेंगे और इसी को आगे अपने यहां पर कर रहे हैं। प्रायडलिक, अधिशोषण, समतापी। तो अधिशोषण समतापी क्या होता है वो तो अपने बात करें, लेकिन निम्न ताप पर अधिशोषण की मात्रा व दाब के मध्य जो संबंध बताया गया उसे क्या बोला गया, अधिशोषण समतापी बोला गया। ठीक है, और फ्रेडलिक एक वैज्ञानिक था तो इसने इसको समझाया गया, इसलिए अपने बोल दिया गया फ्रेडलिक समतापी। तो फ्रेडलिक समतापी क्या चीज है, तो इसमें लिखे गैसों के समतापी वक्र को, गैसों के समतापी वक्र को फ्रेडलिक ने गणितीय रूप से समझाया। मतलब इसको किसने, उसने किस रूप में समझा दिया, गणितीय रूप से समझा दिया था अपने को। तो फ्रेडलिक ने गणितीय रूप से समझाया, अतः इसे फ्रेडलिक समतापी वक्र कहते हैं। अतः इसे फ्रेडलिक समतापी वक्र कहते हैं। और फ्रेडलिक समतापी वक्र कैसा था, अगर इसको बनाए तो इसने देखो x अपॉन एम, x अपॉन एम क्या चीज थी, अधिशोषण की मात्रा, और किसके बीच में वक्र खींचा, यहां पर दाब के बीच में इसने वक्र बनाया। ठीक है, और ये जो वक्र बना वो किस पर बना, अपने को ध्यान में रखना है, अपने को पता है स्थिर ताप पर अपने इस वक्र को बनाया गया था। तो स्थिर ताप पर ये वक्र बनाया गया और इसने संबंध देखा किसमें, अधिशोषण की मात्रा और गैस के दाब के बीच में संबंध को व्याप्त किया, गणितीय रूप से व्याप्त कर दिया। तो इसके पास यहां पर देखो संबंध कुछ इस प्रकार से बना। ठीक है, इस प्रकार से इसको वक्र अपने को देखने को मिला। ठीक है, तो जहां पर अपने देखते हैं कि दाब में जो परिवर्तन देखने को कम हो रहा है, तो इसको अपने बोल दिया, इसने इस पॉइंट को बोल दिया पीएस, मतलब संतृप्ति दाब इसको बोला गया है। इस दाब को उसने नाम क्या दे दिया गया यहाँ पर, संतृप्ति दाब, पीएस से इसको वो डिनोट करता है। ठीक है, तो ये इसका अधिशोषण समतापी वक्र हो गया। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में अधिशोषण का समतापी वक्र क्या है या फ्रेंडलिच का समतापी वक्र क्या है, तो ये फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी वक्र के रूप में अपने को यहाँ पर जाना जाएगा। तो ये फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी वक्र अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंडलिक का समतापी वक्र क्या था, उसने गणितीय रूप से इसको समझाया गया था, स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य उन्होंने संबंध व्याप्त किया, तो इसके प्रकार से इस प्रकार का एक वक्र प्राप्त हुआ जिसे फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी वक्र कहा जाता है। इसे क्या नाम दिया जाएगा, फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी वक्र। अब देखो इस वक्र की आपको तीन विशेषताएं आपको यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, वो तीनों विशेषताएं कौन कौन सी है वो देखिए मैं यहां पर लिखूंगा। पहली जो विशेषता आएगी वो किस पर आएगी, निम्न दाब पर आएगी। पहली विशेषता किस पर आएगी, निम्न दाब। जब दाब बहुत कम हो तब इसकी क्या विशेषता है, तो साथ के साथ नोट कर लीजिए यहाँ पर अधिशोषण का समतापी वक्र आपको क्या होता है, फ्रेंडलिक का वो लिखवा दिया। वक्र बनाइए, बना लिया वक्र। अब इसमें लिखिए आप, पहली हेडिंग लगाओ इसमें, संतृप्ति को अपने पीएस से डोनेट किया गया। यहां पर संतृप्ति को किससे डोनेट किया गया, पीएस, सैचुरेटेड प्रेशर। संतृप्ति दाब मतलब सैचुरेटेड प्रेशर, पीएस। ठीक है, बना लिया। अब इसमें पहली हेडिंग लगाओ, निम्न दाब पर। जब दाब कम है तो देखो यहां तक की इसमें कंडीशन देखो, जब दाब जैसे जैसे अपने दाब कम है दाब बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो निम्न दाब पर क्या हो रहा है, तो अधिशोषण की जो मात्रा है वो दाब के क्या हो रही है, समानुपाती हो रही है। तो लिखिए निम्न दाब पर ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। निम्न दाब पर ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात x अपॉन एम, x अपॉन एम
समानुपाती हो जाएगी p की घात 1। निम्न दाब पर जो संबंध बनेगा वो क्या बनेगा, x/m समानुपाती है p की घात 1। ठीक है, और जब भी आपके पास समानुपात आता है इस निशान को हटाते हैं और नियतांक ले आते हैं। तो नियतांक ले आया मैं k p की पावर 1। ठीक है, तो k हमारे पास यहाँ पर क्या स्थिरांक है, यहां हमारे पास k क्या चीज है, एक स्थिरांक मान है। ठीक है, तो k क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। अब दूसरी स्थिति ले उच्च दाब पर, मतलब ये वाली स्थिति देखता हूं मैं यहाँ पर। तो दूसरी स्थिति आती है हमारे पास उच्च दाब। पहली स्थिति निम्न दाब पर ली गई, अब दूसरी स्थिति अपने कौन सी देख रहे हैं, उच्च दाब पर देख रहे हैं। तो इसमें लिखे उच्च दाब में लिखें, ये संबंध लिख दिया निम्न दाब पर आपने। फिर लिखें उच्च दाब पर उच्च दाब पर वक्र, उच्च दाब पर वक्र पूर्णतया क्षैतिज हो गया है। अब देख सकते हैं उच्च दाब पर वक्र कैसा हो चुका है, पूर्णतया क्षैतिज हो गया है, अर्थात अधिशोषण की मात्रा पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उच्च दाब पर वक्र क्षैतिज हो गया है, अर्थात अधिशोषण की मात्रा पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। मतलब आप जैसे दाब बढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा उच्च दाब हो गया तो देखो अब अधिशोषण की मात्रा पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो जब अधिशोषण की मात्रा पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसी दाब को अपने क्या बोलते हैं, संतृप्ति दाब बोलते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं अधिशोषण की मात्रा x/m समानुपाती है p की घात 0, मतलब दाब के ऊपर इसका कोई प्रभाव अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकता हूं मैं यहाँ पर x/m बराबर k p की पावर 0। हमारे पास के क्या चीज है, यहाँ पर वही स्थिरांक आ रहा है। अब देखो आपको पता है कि किसी की घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। किसी की घात 0 होने का मतलब उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं x/m बराबर k। तो यहां से संबंध देखिए कि दाब का उच्च दाब पर दाब का कोई प्रभाव अपने को देखने को नहीं रहा है। तो दाब का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। x/m किसके समानुपात हो गया, k के समानुपात में अपने को देखने को मिल रहा है। तो उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा पर दाब का कोई प्रभाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये वाली थी निम्न दाब पर, दूसरी कंडीशन कौन सी बना दी अपने, उच्च दाब पर बना दी। अब तीसरी कंडीशन बनाते हैं अपने कौन सी, मध्यम दाब पर। तो मध्यम दाब पर आप देख सकते हो वक्र जो किस रूप में पड़ रहा है, परवलय के रूप में आपको यहां पर मिल रहा है, इस रूप में आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब अपने बात करेंगे यहां पर मध्यम दाब पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो तीसरी कंडीशन आपकी आती है यहां पर जब दाब क्या हो, मध्यम दाब। तो मध्यम दाब पर अधिशोषण की मात्रा पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिखो मध्यम दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब के घातांक पर निर्भर करती है। मध्यम दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब के घातांक पर निर्भर करती है। दाब के घातांक पर निर्भर करती है। अब देखो घातांक कैसे, यहां पर जब दाब कम था तो घातांक p की घात कितनी थी, 1 थी, और उच्च दाब था तो p की घात कितनी थी, 0 थी। तो इसका मतलब यहां पर जो इसके लिए जो मान आएगा वो 1 से क्या होगा, छोटा होगा, और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। यहां पर दाब की घात कितनी है, 1, और यहां दाब की घात कितनी है, 0। तो मध्यम दाब पर क्या होगा, p की घात 1 से तो क्या होगी, छोटी होगी, और 0 से क्या होगी, p की घात क्या होगी, बड़ी होगी। तो अपने ये लिखा है कि अधिशोषण की जो मात्रा है वो दाब के घातांक पर निर्भर करती है। तो इसका मतलब यहां पर आ गया x/m समानुपाती आ गया p की घात 1/n। x/m कितना आ गया, p की घात कितनी आ गई, 1/n। जो n आपके पास है वो n क्या है, 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से क्या है, छोटा है। क्योंकि ये देखो यहां से संबंध आपको पता चल रहा है कि n का मान कितना है, 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से क्या है, आपके पास छोटा है। ठीक है, अगर n का मान 0 हो जाता है तो ये वाली स्थिति आ जाएगी, n का मान 1 हो जाता है स्थिति पहली स्थिति आ जाएगी। तो दोनों स्थितियों के बीच में इसको देखने को मिल रहा है।
तो अपने लिख सकते हैं x अपॉन m बराबर k p की घात 1/n। ठीक है, तो मध्यम दाब पर क्या हो गया, x अपॉन m p की घात 1/n। यहां पर n और k दोनों ही क्या होंगे, स्थिरांक आ जाएंगे। यहां n व k क्या है, स्थिरांक है। यहां n और k क्या है, स्थिरांक है, नोट कीजिए। जिनका मान अधिशोष्य व अधिशोषक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि n और k के मान किस चीज पर निर्भर करते हैं। तो आपने कहा n और k दोनों ही यहां पर कांस्टेंट है, और जिनके मान किस पर निर्भर करते हैं, अधिशोष्य व अधिशोषक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। जिनके मान किस पर निर्भर करेंगे, अधिशोष्य व अधिशोषक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो नोट कर दीजिए इसको। और इस समीकरण को अपने क्या बोल देंगे, ये जो समीकरण अपने प्राप्त हुई, इस समीकरण को अपने नाम दे देते हैं यहां पर फ्रेडलिक समतापी समीकरण। इस समीकरण को क्या कहा जाता है, फ्रेडलिक समतापी समीकरण। और ये क्या हो गया, फ्रेडलिक समतापी वक्र हो गया। ये फ्रेडलिक समतापी वक्र हो गया, और ये समीकरण क्या है, फ्रेडलिक समतापी समीकरण आ गई। ठीक है, तो अपने से पूछे फ्रेडलिक समतापी समीकरण क्या है, तो x बटा m बराबर k p की घात 1/n। ये क्या होती है, फ्रेडलिक समतापी समीकरण होती है। ठीक है, अब ये जो फ्रेडलिक समतापी समीकरण है, इसी को आगे करते हैं। लिखो, इस समीकरण के दोनों तरफ लोग मान लेने पर, मतलब दोनों तरफ अपने क्या ले लेंगे, इसमें लोग मान ले लिए जाएंगे या लघु गुणक ले लेंगे। तो अपने पास समीकरण क्या बनेगी, इसी समीकरण का रूप क्या होगा, देखिए हमारे पास लोग x अपॉन m बराबर लोग k प्लस 1/n लोग p। ये अपने समीकरण का रूप प्राप्त हो गया। ठीक है, इस समीकरण के दोनों तरफ लोग मान ले लिए, लघु गुणक लिए, तो लघु गुणक लेने पर अपने पास इस प्रकार की समीकरण अपने को प्राप्त हो जाती है। ठीक है जी, प्राप्त हुई है समीकरण अपने को। तो हमारे पास जो समीकरण प्राप्त हुई, लोग x अपॉन m बराबर लोग k प्लस 1/n लोग p, ये हमको एक समीकरण प्राप्त हुई। ठीक है, जो क्या है, एक सरल रेखीय समीकरण। तो लिख दो, यह एक सरल रेखीय समीकरण है। और कौन सी सरल रेखीय समीकरण है, जो गणित के स्टूडेंट है वो जानते हैं, ये समीकरण है y बराबर m x प्लस सी, मतलब एम एक्स प्लस सी के रूप में इसको लिखूं तो मैं कैसा लिख सकता हूं, लोग x अपॉन m बराबर 1/n लोग p प्लस लोग k। इस रूप में ये अपने को प्राप्त हो रही है। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, एक सरल रेखीय समीकरण के रूप में अपने को ये समीकरण प्राप्त हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये अपने को सरल रेखीय समीकरण का रूप अपने को प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अपने लिख सकते हैं कि लोग x अपॉन m बराबर लोग k प्लस 1/n लोग p कैसी समीकरण है, यह एक सरल रेखीय समीकरण है। नोट करें, यह एक सरल रेखीय समीकरण है। इसका रूप ऐसे लिख दो आप, लोग x अपॉन m बराबर 1/n लोग p प्लस लोग k, लिख दिया। जो y बराबर एम एक्स प्लस सी के समतुल्य है, के समतुल्य है। अब जैसे ये समीकरण प्राप्त होती है, तो अपने क्या बना सकते हैं, यहां पर ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ अपने बनाएंगे, और ग्राफ जो प्राप्त होगा वो किसके पीछे बना रहा हूं मैं अब, यहां पर लोग x अपॉन m और लोग
पी के बीच में अपने ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो जो ग्राफ है अपने को किस प्रकार का प्राप्त होगा, इस प्रकार का हमें ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो इतना हिस्सा जो यहां पर बचा हुआ है वो किसका मान है, log k का मान। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपने, अंतः खंड बोलते हैं, अंतः खंड। और इसकी जो ढाल है, इसकी जो ये ढाल है हमारे पास, मतलब ढाल, मैं क्या ज्ञात करना चाहता हूं, टेन थीटा का मान ज्ञात करना चाहता हूं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/n के बराबर। मतलब 1/n, आपने कहा था ना p की घात 1/n, तो वो p की घात 1/n है कैसे, कितनी है वो किससे ज्ञात की जा सकती है, इस ग्राफ से अपने इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ढाल कितनी होगी अपने पास, 1/n के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो लिख सकते हैं अर्थात इस ग्राफ की ढाल 1/n के बराबर होती है। ठीक है, तो ढाल कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस प्रकार से अपने यहां पर इसको ढाल को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये हो गया अधिशोषण पर दाब का प्रभाव, हमें क्या देखने को मिलता है, तो अधिशोषण पर दाब के प्रभाव को अपने यहां पर स्पष्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, आज का अपना जो टॉपिक था आपको समझ आ गया होगा, इसमें किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं रही होगी। कल अपने इसी को आगे बढ़ाएंगे अपने, और आगे बढ़ाते हुए अपने इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वंश का जो क्वेश्चन था कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के मैंने उदाहरण नहीं लिखा है, तो देखो इसी में उदाहरण चल रहे हैं, अपने साथ के साथ बात कर रहे हैं, तो उदाहरण है, अलग से कोई पर्टिकुलर उदाहरण अपने यहाँ पर लिखेंगे जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अधिशोषण होगा, तो रासायनिक अधिशोषण में आ जाएगा, और जिनमें भौतिक वांडरवाल बंधों के द्वारा होगा वो किस में आ जाता है, भौतिक अधिशोषण के अंदर अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, थैंक यू बेटा।